इसका फीमेल का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? आंसर है डी 1918 को। रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को 1918 में अपनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतया समाप्त करना, शोषकों के विरोध को निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना। इसके माध्यम से भूमि की निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। आंसर है सी पूना समझौता। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को एम आर जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण संभव हो सका। इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया। इसमें दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या में 80% वृद्धि कर दी गई। नेक्स्ट है, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जॉल वेराइन डैश का गठन किया था। आंसर है बी सीमा शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन। यानी जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जॉल वेराइन सीमा शुल्क यानी कस्टम यूनियन का गठन किया। जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1934 में जॉल वेराइन सीमा शुल्क संघ का गठन किया। इसका गठन प्रशा की पहल पर किया गया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त करते हुए मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पूर्व 30 से अधिक थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। नेक्स्ट है, रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? आंसर है डी 1909 में। रूस में ड्यूमा को संसद कहते हैं। तो रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 से लगातार विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्री में ताला लगा दिया। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यद्यपि प्रदर्शनकारियों ने रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी की और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने लगे। 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूर तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत स्थानीय स्वशासी संगठन या परिषद का गठन किया। नेक्स्ट है, 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर है सी पूर्वाभ्यास यानी ड्रेस रिहर्सल। दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई थी, जिसने 1917 में प्रारंभ होने वाली क्रांति की भूमिका तैयार किया था, जिसके अधीन राजशाही शासन समाप्त हो गया और जार निकोलस को मार दिया गया। लेनिन ने 1905 की क्रांति को द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल कहा था। आगे वे कहते हैं कि इसके बिना 1917 की क्रांति संभव नहीं थी, इसलिए 1905 की क्रांति को ड्रेस रिहर्सल पूर्वाभास के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन। दूसरा है, अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। आंसर है ए, नाइदर वन नॉर टू। रूस में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते थे। जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूसीकरण की नीति अपनानी गई। क्या है? जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूसीकरण की नीति अपनाई गई होगी, जिसके अनुसार रूसवासियों के लिए है। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस नीति को कठोरता से अपनाया गया। अल्पसंख्यकों की भाषाओं पर रोक लगा दिया गया। जॉर्जिया, पोलैंड तथा
बाल्टिक क्षेत्र में सन 1905 में भीषण विद्रोह हुए जिसे जार निकोलस द्वितीय ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर है डी, मद्रास। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। साइमन आयोग के विरोध में कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर लोगों ने काले झंडे दिखाए। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लाला लाजपत राय आदि नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज की वजह से ही बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। नेक्स्ट है 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर है सी, रैमजे मैकडॉनल्ड ने। फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। इसे सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इसमें निम्न प्रावधान थे। पहला है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसे मुसलमान, सिख, दलित, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन आदि। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर प्रथम बार उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। पांचवा है, स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस समझौते ने सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्यों को निष्फल कर दिया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है बी, 1919 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। महात्मा गांधी ने इस अन्याय के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। भारत में कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए तो कहीं दुकानें तथा स्कूल बंद रहे। इस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? आंसर है ए, नील। चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो नील से। चंपारण सत्याग्रह 1917 नील की खेती से संबंधित था। इसके अंतर्गत किसानों को अपने ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील की खेती को बर्बाद कर दिया और यूरोपीय मालिकों ने किसानों को अपने बंधन से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स मनमाने ढंग से लगाकर वसूलने लगे। अतः 1908 में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गांवों का दौरा किया। बाद में सरकार द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया तथा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने के लिए राजी हो गए। नेक्स्ट है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? आंसर है सी, 1853 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या हड़प नीति के तहत देसी राज्यों या रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके द्वारा विलय किए गए राज्य हैं सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक्स नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी?
आंसर है ए, चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन। फ्रांस के वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन ने जैक्स नेकर द्वारा संकलित शाही वित्त की गणना को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा। लुई 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तुर्गो नेकर तथा कोलोनों को क्रमशः वित्त मंत्री बनाया। नेकर एक बैंकर परिवार से संबंधित था, इसलिए वह आर्थिक मामलों में दक्ष था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने कुलीनों को कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया, जिसके कारण उसका विरोध होने लगा। राजा लुई 16वें ने अपनी रानी क्या है एंटोनेट या अंतवानेत के कहने पर नेक को पद से हटा दिया गया। अपने पद से त्यागपत्र देने से पूर्व उसने एक शाही आर्थिक विवरण तैयार किया था। इसे छपवाकर जनता के बीच भी बांटा। इस रिपोर्ट में कई तथ्यों को गलत ढंग से लिखा गया था। यही वजह था कि कोलोन नेकर की शाही रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला कहा गया। नेक्स्ट है, तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसमें उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल नेशनल असेंबली घोषित किया गया। आंसर है बी, 17 जून 1789। 17 जून 1789। 5 मई 1789 को वायसराय की राजमहल में सम्राट लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें 600 से अधिक तीसरे स्टेट के सदस्य थे। 300 पादरियों में से 200 अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ थे। यही कारण है कि 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, अर्थात उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस यानी पादरी एवं संवैधानिक सिद्धांतकार द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल नेशनल असेंबली घोषित किया। अतः राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? पहला है स्टेट जनरल की सभा बुलाना, बेस्टिल का तूफान और लुई 16वें का उद्गम। आंसर है डी, 1 और 2 ओनली, यानी स्टेट जनरल की सभा बुलाना और बेस्टिल का तूफान। सन 1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वें फ्रांस का सम्राट बनता है। इसी के समय 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्रांति की शुरुआत का प्रारंभिक चरण 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक से प्रारंभ होता है। इसमें तीसरे स्टेट जनसाधारण वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक था। स्टेट जनरल की नियमानुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, किंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि चाहते थे कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अतः तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर चले गए और 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला यह संविधान नहीं बनेगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले पर भीड़ ने कब्जा कर लिया और कैदियों को छुड़ा लिया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति यह प्रारंभिक चरण था। नेक्स्ट है, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोक्लोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोक्लोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए? तो आंसर है बी, 1889 में। 1889 में व्लादिमीर लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित किया। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सरकार संभाली। इसी अधिग्रहण को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। लेनिन ने रूसी समाजवादी संघी सोवियत गणराज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। आंसर है डी, 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों एवं अकाल के कारण लाखों भारतीय मारे गए और इससे भी अधिक लोग बेघर हो गए थे। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश की जनता को ब्रिटिश सरकार की करतूतों को दिखवाया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसमें ब्रिटिश नीतियों की जमकर आलोचना की गई। यही वजह था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत सोम प्रकाश भारत में ही सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। केवल ब्रिटिश समर्थक पायनियर ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? तो एंटोनेट। आंसर है बी, मैरी एंटोनेट। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है। 1774 ई में बुर्बो वंश की लुई 16वें फ्रांस का सम्राट बनता है। उसका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ हुआ। लुई 16वें 20 वर्ष की आयु में राजा बना था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध की राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? तो बहादुर बिजरिश कद्र। क्या है? बिजरी अवध के राजा यानी लखनऊ के बिजरिश बिरजिस कद्र। 1857 के विद्रोह की आग मेरठ से निकलकर दिल्ली, अवध प्रांत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि स्थानों पर पहुंच गई। अवध प्रांत में विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में बिरजिस कद्र बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क पुत्र को ताज पहनाया। इस विद्रोह में किसान, जमींदार तथा सैनिकों ने नवाब का साथ दिया। विद्रोहियों ने अवध में स्थित रेजिडेंसी में आग लगा दी, जिससे हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। अवध प्रांत में विद्रोह का दमन सर कॉलिन कैंपबेल ने की थी। नेक्स्ट है, आंसर है डी, 1788। दिसंबर 1788 में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया गया। दिसंबर 1788 में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ था। स्टेट जनरल में सामंत ने प्रथम स्टेट, पादरी द्वितीय स्टेट और जनसाधारण वर्ग तृतीय स्टेट सम्मिलित थे। इस चुनाव में राजा ने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दोगुनी कर दी, किंतु सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तृतीय स्टेट द्वारा सभी सदस्यों के लिए एक मत देने के अधिकार की मांग एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित थी। इस सिद्धांत को रूसो ने अपने ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है बी, ओनली वन सही नहीं है, कि यह 1963 में शुरू हुआ था। ये गलत है। बाकी सही है कि तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया, पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1956 से 1961 तक थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। इस दौरान घरेलू उद्योगों औद्योगिक उत्पादन के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार में। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% थी, जबकि प्राप्ति 4.1% रही। नेक्स्ट है, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में अवस्थित है। सीमा सियाल के नीचे। आंसर है ए, बोथ 1 और 2 दोनों, यानी सियाल परत के नीचे और नीफे परत के ऊपर। हाँ, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय पर प्रकाश डाला है।
स्वेस के अनुसार पृथ्वी की परती पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में सीमा पर सियाल परत के नीचे तथा नीफे परत के ऊपर अवस्थित है। सीमा रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, जिसके कारण इसे सीमा लेयर कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा गहराई 1000 से 2900 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दाव पेटी को डोल्ड्रम नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो उच्च का तो पता नहीं, लेकिन भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी है। आंसर है डी, ओनली वन। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्राय शांत होती हैं, अतः इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। स्मरणीय है कि डोल्ड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है। साथ ही मौसम के अनुसार इसकी स्थिति तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के उत्तरायण के समय यह दाब पेटी उत्तर खिसक जाती है तथा दक्षिणायन के समय ये पेटी दक्षिण में चली जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ई को प्रारंभ हुआ था। यह 2 सितंबर 1945 ई को समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध वर्साय की संधि का परिणाम थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी तथा जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर जैसी निरंकुश शक्तियां उभरी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना था। पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को जाना जाता है। तो आइसोबार। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोबार नाम से जाना जाता है। एक जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोलाइन नाम से जानी जाती हैं। एक समान वर्षा यानी रेनफॉल वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है और एक समान तापमान वाले स्थानों को दर्शाने के लिए आइसोथर्म के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भवेत्ता का सही सुमेलन युग्म है? तो आंसर है ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। पर्वत निर्माणक भू अभिनीत सिद्धांत कोबर, तापीय संकुचन सिद्धांत जैफ्रिज और रेडियो एक्टिवता सिद्धांत जॉली, तापीय संकुचन सिद्धांत जैफ्रिज और पर्वत निर्माणक भू अभिनीत सिद्धांत कोबर। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कोबर ने सन 1925 में पर्वतों के निर्माण संबंधित अपना भू अभिनति यानी जियोसिंक्लिनिकल थ्योरी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में जैफ्रिज द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मिता का सिद्धांत 1925 में जॉली महोदय द रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं को के रूप में जाना जाता है। तो आंसर है ए, ओला यानी हेल। ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले बड़े छर्रे या गोले के होते हैं ओला के रूप में जाना जाता है, हेल। ओला ठोस वर्षा का एक रूप है जिसमें बड़े छर्रे या बर्फ के गोले होते हैं। ओले तब बनते हैं जब वर्षा की बूंदें ठंडी परतों से गुजरती हैं, जिससे ये बर्फ के ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के इन टुकड़ों को ओलावृष्टि कहते हैं। वर्षा जो बादलों से गिरती है लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले जम जाती है, तुषार वर्षा कहलाती है। बूंदाबांदी हल्की वर्षा होती जिसमें तरल पानी की बूंदें बारिश की तुलना में छोटी होती हैं। तुषार एक ठोस
सतह पर बर्फ की एक पतली परत है जो जल वाष्प से बनती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी थियो लिथोस्फियरिक प्लेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फियरिक प्लेट नहीं है? आंसर है बी, अरेबियन प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है, बाकी है यानी अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट। उपयुक्त में से अरेबियन प्लेट एक बड़ी थियो थियोस्फेरिकल प्लेट नहीं है। पृथ्वी की भूप्रवृत्ति को निम्नलिखित प्लेटों में विभक्त किया गया है: उत्तरी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन तीन बड़े देशों ने किया था? पेरिस की संधि स्टार बना है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति समझौते के माध्यम से हुई। 1919 में पेरिस में गठबंधन शक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। यद्यपि पेरिस शांति सम्मेलन के वास्तविक आयोजक तीन बड़े देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के विदेश मंत्री क्लीमेंसियो थे। प्रथम बार इस सम्मेलन में गैर यूरोपीय देशों जैसे अमेरिका, जापान आदि ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 32 देशों, जिसमें अधिकांश गठबंधन के देश थे, ने भाग लिया। नोट: उपयुक्त प्रश्न में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के स्थान पर अमेरिका, जापान और ब्रिटेन दिया गया है। यद्यपि जापान पेरिस शांति सम्मेलन का एक भागीदार देश था, जबकि इस शांति समझौते में वास्तविक आयोजक तीन बड़े देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन थे। लेकिन दिल्ली एसएसबी ने इसका आंसर बी माना है। तो बी क्या है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन नहीं, जापान भागीदार था। नेक्स्ट है, यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया। ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने औपनिवेशों के लिए लड़ाई लड़ी। आंसर है ए, ओनली वन, यानी अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया। यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य टकराव उत्पन्न कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। यूरोपीय देशों को कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। इन देशों ने अफ्रीका तथा एशिया में अपने अपने औपनिवेशिक की स्थापना की। एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों में होड़ मच गई। उदाहरणतः भारत में ब्रिटिश फ्रांस युद्ध और ब्रिटिश एवं पुर्तगाल के बीच युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत किसका औपनिवेशिक साम्राज्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? पहला है, ड्यूस इटली के नेता और फ्यूहरर जर्मनी के नेता। आंसर है ए, बोथ 1 और 2 दोनों, यानी ड्यूम इटली के नेता और फ्यूहरर जर्मनी के नेता। शब्द है और प्रयुक्त करने वाले देश। ड्यूस इटली के नेता, यह एक लैटिन शब्द है, यह एक इतावली उपाधि है। मोसोलिनी ने यह उपाधि धारण की थी। और फ्यूहरर जर्मनी के नेता, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है नेता या गाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है? आंसर है बी, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से चूना पत्थर अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है। गर्म और शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लोयस इसका उदाहरण है। शेल यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट है, यदि आपतित सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है, तब वायुमंडल का ऊष्मा बजट सम्मिलित करता है। आंसर है डी, 48%। यदि आपतित सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है, तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यातप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण टेरिटोरियल रेडिएशन को अवशोषित की जाती है। दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण 70%,
ये डायग्राम है इसका। और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण 48। पता नहीं क्या है ये। नेक्स्ट है, पासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं पूछा है। आंसर है ए, नाइदर वन और नॉट टू, यानी दोनों सही होंगे। कि धनिक, क्या है, धनिक तंत्री वर्ग उसके उपनिवेश होते थे और सर्वहारा वर्ग इसके उपनिवेश नहीं थे। फांसीवाद के अनुसार धनिक तंत्री वर्ग यानी फ्लूटोक्रेसी का अर्थ है कि एक ऐसा समाज जो अधिक आय वाले व्यक्तियों द्वारा शासित होता था, जबकि सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलिटेरियस का अर्थ है कि वह जो शारीरिक श्रम से अपना जीवन चलाते थे। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। आंसर है ए, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों को पूंजीपति के रूप में जाना जाता है। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी होते थे। पूंजीवाद के तहत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। पूंजीवाद का शुद्धतम रूप मुक्त बाजार या हस्तक्षेप पूंजीवाद है। नेक्स्ट है, यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है। आंसर है सी, चार्ल्स फूरियन प्रथम समाजवादी थे जिनका मानना था कि समाज की भलाई तभी हो सकता है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। चार्ल्स फूरियन फ्रांसीसी समाजवाद के भीतर एक नारीवादी परंपरा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर एक अलग हो गए थे। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ब्रटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम था? तो किस आयोग का? तो आंसर है सी, डब्ल्यू सी आई डी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ष 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस आयोग की अध्यक्षता ग्रो अलेम ब्रटलैंड थी। इसलिए इस रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। WCED को स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? आंसर है सी, कार्ल मार्क्स। बाकी यानी सब पूंजीवादी दार्शनिक होंगे कि एडम स्मिथ, जेरेमी बेथम और जॉन लॉक। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है। कार्ल मार्क्स 1880 से 1889 एक दार्शनिक, लेखक, सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। वे पूंजीवाद के विरोधी और समाजवाद एवं साम्यवाद के समर्थक थे। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित की। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है। इसमें उन्होंने शोषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दिया है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद का प्रेरक शक्ति श्रम के शोषण में है, जिनका अनवैतनिक कार्य अविशेष मूल्य का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ के किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया गया था? आंसर है डी, 1920 में। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजयी सहयोगी शक्तियों की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 10 जनवरी 1920 में स्थापित एक संगठन है। यह पहला व्यावसायिक विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका मुख्य
प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ने वर्ष 1920 में अस्थायी मिश्रित आयोग नियुक्त किया। राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया? आंसर है डी 1920 में। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजयी सहयोगी शक्ति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 10 जनवरी 1920 में स्थापित एक संगठन है। यह पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ने वर्ष 1920 में अस्थायी मिश्रित आयोग नियुक्त किया। नेक्स्ट है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं उसके कारण आने वाले ज्वार कहलाते हैं बृहद ज्वार यानी नीप ज्वार। नीप। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जब एक लाइन में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। और नीप मतलब पता नहीं, देखते हैं क्या है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो उसके कारण आने वाले ज्वार को निम्न ज्वार नीप टाइड्स कहते हैं। इस समय चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य एक दूसरे के पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए निम्न ज्वार आता है। स्प्रिंग ज्वार क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक साथ सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा, जिसे वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। स्प्रिंग ज्वार महीने में 2 बार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? आंसर है सी। 7 वर्ष और अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या इंटू 100/7 और अधिक आयु की जनसंख्या। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। प्रभावी साक्षरता दर इज इक्वल टू 7 वर्ष या अधिक आयु के साक्षरों की कुल संख्या अपॉन 7 वर्ष और अधिक आयु की कुल संख्या इंटू 100। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है? आंसर है बी, कृषि क्रियाकलाप। कृषि क्रियाकलाप ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ अ मिनरल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल डिसीजन, राजनीतिक निर्णय। प्रश्नगत विकल्पों में से कृषिगत क्रियाकलाप ऐसा सामाजिक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावी बनाने वाले अनेक कारक हैं जिन्हें भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत तल रूप यानी टोपोग्राफी, जलवायु, मिट्टी, पानी एवं खनिज पदार्थ आते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं व शिक्षा जैसे सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व वाले स्थान भी जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। इनके अलावा शहरीकरण और राजनीतिक निर्णय भी जनसंख्या के असमान वितरण के कारक हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के किस राज्य से होता है? आंसर है ए, गुजरात। पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के गुजरात राज्य से होता है। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, रबड़ की फसल के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। आंसर है ए, ओनली 1 सही है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ भारत में मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है।
इसलिए कथन एक सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, लूनी नदी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से होती है? तो राजस्थान। लूनी नदी की उत्पत्ति राजस्थान राज्य से होती है। लूनी अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से अजमेर राजस्थान से निकलती है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कक्षकेरन में विलुप्त हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सरस्वती, बूंदी, सुकरी एवं जवाई है। इसे रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश है। तो चीन। विश्व के लोहे व स्टील के अग्रणी उत्पादक देश हैं चीन। वर्ल्ड मिनरल स्टैटिक्स के 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में लोहे एवं स्टील का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट है, IUCN की रेड डाटा लिस्ट द्वारा निम्न श्रेणी को शामिल किया जाता है। सुभेद प्रजाति यानी वल्नरेबल स्पीसीज, निकट संकटाधीन प्रजाति नियर थ्रेटेंड स्पीसीज, दोनों सही है। तो IUCN पिछले 50 वर्षों से वैश्विक स्तर पर प्रजाति, उप प्रजातियों और उनकी किस्मों की संरक्षण की स्थिति प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है तथा उसके संरक्षण को बढ़ावा देता है। IUCN के द्वारा प्रजातियों के संरक्षण के लिए संकटाधीन, सुभेद तथा निकट संकटाधीन प्रजाति, गंभीर रूप से लुप्तप्राय और विलुप्त आदि श्रेणियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा है? तो तीनों होंगे, बाढ़, सूखा, टारनेडो, बाढ़, सूखा और चक्रवात होंगे। आंसर है बी 1 और 2, टॉर्नेडो नहीं। टॉर्नेडो तो पर्टिकुलर एक तूफान का नाम है। बाढ़ तथा सूखा को संचयी भूमंडलीय आपदाएं माना जाता है। बाढ़ और सूखा के विनाशकारी नतीजों ने पिछले 2 दशकों में 3 अरब लोगों को प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप भूतपूर्व मानवीय दुख और आर्थिक नुकसान हुआ है। केंद्र में कम दाब वाली मौसम प्रणाली को टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो एक वायुमंडलीय आपदा है, परंतु यह संचयी वायुमंडलीय आपदा में नहीं आता है। संचयी आपदा में सिर्फ बाढ़ और सूखा आते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित देशों के सुमेलित युग्मों में से सही सुमेलित है? तो महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉरेंस प्रदेश फ्रांस और कांटो प्रदेश दक्षिण कोरिया। कांटो जापान में है। आंसर है बी 1 और 2। तो महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉरेंस प्रदेश फ्रांस, कांटो जापान। महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाधिक संक्रेदित उद्योगों के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, मांस उद्योग प्रमुख हैं एवं प्रमुख केंद्रों में शिकागो, डेट्रॉयट, इंडियाना हार्बर आदि उल्लेखनीय है। फ्रांस का लॉरेन रीजन प्रदेश लोहा और इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉरेन प्रदेश कोयला तथा लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए जाना जाता है। वहीं कांटो जापान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। नेक्स्ट है, आपदा उपरांत राहतकर्ता बचावकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रथम कार्य होता है। आंसर है बी एसेस द एरिया यानी क्षेत्र का आकलन करना। आपदा उपरांत राहतकर्ता बचावकर्ता का पहला काम आपदाग्रस्त क्षेत्र का आकलन करना है, ताकि तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सके और जिससे धन की क्षति को न्यूनीकृत किया जा सके। तदुपरांत निकटवर्ती क्षेत्र में कैंप स्थापित कर तथा नोडल मंत्रालयों को सूचित कर एवं काम की दशाओं का परीक्षण करना चाहिए, जिससे बचाव कार्य पर प्रभावी ढंग से हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? आंसर है बी अटल सुरंग इंडिया। अटल सुरंग इंडिया। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी 9.02 किलोमीटर हाईवे सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अवस्थित है। हिमाचल क्षेत्र के पीर पंजाल पहाड़ियों में समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीकी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को से जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? आंसर है ए कोलकाता।
भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता है, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर तथा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? आंसर में स्टार बना है। उपयुक्त में से कोई भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है जो ऑप्शन दिए हैं। तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड की है, थांगला लद्दाख की है। थांगला दर्रा 17,582 फीट की ऊंचाई पर भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश वाले को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनांकी संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? आंसर है डी, स्टेज 1। जनांकी संक्रमण सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को विभिन्न स्तरों से संबंधित जनसंख्या की वृद्धि को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन 1929 ने किया और फ्रैंक नोटेस्टीन 1945 ने इसका विस्तार किया। जनांकी संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। द्वितीय है उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। तृतीय अवस्था है जब तृतीय अवस्था कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर तथा कम होती जनसंख्या की अवस्था। चतुर्थ में है निम्न जन्म दर यानी कम जन्म दर और न्यून मृत्यु दर वो भी कम, धीमी जनसंख्या में वृद्धि की अवस्था। पांचवी अवस्था है जन्म दर मृत्यु दर से भी कम, ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? आंसर है ए, चावल। वरना जौ, गेहूं, चना सर्दी है, रबी फसल है। चावल खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें हैं। खरीफ की प्रमुख फसलों के अंतर्गत धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि आते हैं। रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें हैं। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश की कृषि को प्रभावित करते हैं? निम्न में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं? तो उच्च उत्पादकता वाले बीज और रासायनिक उर्वरक। आंसर है डी, 1 और 2 दोनों। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में तकनीकी कारकों में से उच्च उत्पादकता वाले बीज तथा रासायनिक उर्वरक किसी प्रदेश के कृषि को प्रभावित करते हैं, अतः उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियाँ। आंसर है डी, 1 और 2 दोनों में। प्रश्न में दिए गए भारत के पश्चिमी घाट तथा असम की पहाड़ियों पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निच्छालन लीचिंग का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं, परंतु लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। नेक्स्ट है, नाग टिब्बा चोटी हिमाचल की किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो डी, लेसर हिमालय, निम्न हिमालय पे। नाग टिब्बा उत्तराखंड के निम्न हिमाचली क्षेत्र लेसर हिमालय रीजन की सबसे ऊंची चोटी है। नाग टिब्बा सर्ग की चोटी 3022 मीटर और 9915 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल डिवीजन के बुग्याल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? आंसर है सी, 1 और 2 यानी कामेत और नंदा देवी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कामेत 7756 मीटर तथा नंदा देवी 7817 मीटर की ऊंचाई
7,000 मीटर से अधिक है। कामेत पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत 7,818 मीटर है। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 3,584 मीटर है, यानी कामेत और नंदा देवी। नेक्स्ट है, चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के छत उपयुक्त होते हैं? आंसर है बी, पिरामिडीय छत। पिरामिडीय छत। चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए पिरामिडीय छत उपयुक्त होते हैं। पिरामिडीय छत पिरामिड त्रिभुजों से निर्मित होते हैं। निर्माण में त्रिभुजों को सबसे मजबूत आकार माना जाता है। एक पिरामिड एक प्रकार की निबंध नितंब एक पिरामिड एक प्रकार की नितंब की छत होती है, जिसमें 4 त्रिभुज के आकार की भुजाएं होती हैं, जो सभी ढलान पर होती हैं। शेड की छत में एक ही ढलान होती है, जो डिज़ाइन के आधार पर खड़ीपन से भिन्न हो सकती है। गेबल छत जो त्रिभुज के अंत के आकार के रूप में होता है, इसका त्रिभुज अंत साइडिंग या पत्थर से बना है। सपाट छत कई प्रकार की झुकी हुई छतों के विपरीत एक सपाट छत एवं समतल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देखिए डायरेक्ट बी, यह एक संवैधानिक निकाय है। नहीं, योजना आयोग और नीति आयोग इसके बदले आई है, वो भी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा सही है? यह पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उत्तरदायी था। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी थी। इसने एक सलाहकार निकाय के रूप में काम किया था। योजना आयोग भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक रहा है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना तथा भारत सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में काम करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, सुनामी तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? आंसर है सी, जो सही नहीं है, कि तटीय मैदान पर सुनामी की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। कि सुनामी समुद्र की ओर ले जाने वाली नदियों और धाराओं की यात्रा कर सकती है। सुनामी समुद्र की ओर ले जाने वाली नदियों और धाराओं की यात्रा कर सकती है। सभी निम्नवर्ती तटीय प्रदेशों में सुनामी आ सकती है और सुनामी दिन या रात के किसी भी समय आ सकती है। ये सब सही है। सुनामी एक तट के पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हो सकती है, लेकिन यह अधिकतम गति नहीं है। सुनामी महासागर की ओर ले जाने वाली नदियों और ढलान की यात्रा कर सकती है। सुनामी दिन या रात किसी भी समय सभी निम्नवर्ती तटीय क्षेत्र में आ सकती है। सुनामी के आने का प्रमुख कारण अतः सागरीय भूकंप है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर कम होती जाती है। महासागरीय जल की गहराई तथा सुनामी तरंग की गति में सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट है, बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड कहलाते हैं। आंसर है डी, जीरो कूपन बॉन्ड। बिना कूपन भुगतान वाली सरकारी प्रतिभूतियों को शून्य कूपन बॉन्ड यानी जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। शून्य कूपन बॉन्ड को प्रोद्भवन बॉन्ड यानी एक्रूवल बॉन्ड भी कहा जाता है। यह एक ऋण सुरक्षा साधन है जो ब्याज का भुगतान नहीं करता है। शून्य कूपन बॉन्ड के क्रय मूल्य और सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी की दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? आंसर है डी, बाजार और मेले। ये राज्य सूची के विषय हैं। कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य संघ, जल स्थल और वायु सेना के कार्य और डाकघर बचत बैंक। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित हैं। पहला है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में 100 विषय, राज्य में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। बाजार और मेले राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है,
शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी मौजूद है? तो शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। आंसर है डी, वन एंड टू बोथ। शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी दोनों ही शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकार हैं। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में एक डैश होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। आंसर है डी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 के क्लाउज 1 संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षक, निर्देशक एवं नियंत्रण संबंधित सभी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? आंसर है बी, कर्नाटका। भारतीय संविधान में राज्यों को राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद वैकल्पिक की स्थापना की अनुमति दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन या सृजन का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा है। वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? तो स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव और सार्वजनिक टीकाकरण। और चौथा है सब जलापूर्ति। आंसर है सी, 1, 3, 4, यानी स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, सार्वजनिक टीकाकरण और जलापूर्ति। राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय सरकार को जिम्मेदारियों की एक विस्तृत सूची सौंपी है। वे इस प्रकार हैं। राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय सरकार को जिम्मेदारियों की एक विस्तृत सूची सौंपी है। वे इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव और जलापूर्ति। बाजार तो दूसरे नंबर का था ना। और 1 सार्वजनिक टीकाकरण। अच्छा, यानी जो सार्वजनिक टीकाकरण है ये गलत है। ऑप्शन ए होगा, ए। नहीं नहीं, ऑप्शन गलत है, ये सेकंड होगा सी वाले में, कि स्वास्थ्य संस्था। क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है, जबकि स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, बाजारों का रखरखाव और जलापूर्ति सही है। ठीक है, ऊपर गलत दिया है ऑप्शन। भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य हैं। भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य है। पहला है कीमत स्थिरता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए। दूसरा है समृद्धि में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। आंसर है बी, 1 और 2 दोनों। मौद्रिक नीति किसी देश की मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाती है जो या तो बहुत कम अवधि के उधार या मुद्रा आपूर्ति कर दे ब्याज दर को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है तथा विकास में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। आंसर है सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भंग होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा और मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के क्रमशः पहले और अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है? आंसर है बी, शिवसेना। शिवसेना एक राज्य पार्टी है जो महाराष्ट्र से आती है। यह
सिर्फ महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई थी? आंसर है ए 1901 से 1921। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की आबादी के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान विकास दर बहुत कम थी। 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी, किंतु 1921 के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई। इसी कारण वर्ष 1921 में महान विभाजन, द ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है डी 1 2 दोनों। यानी आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है, आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी होता है। आर्थिक विकास मापने योग्य है जबकि आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। आर्थिक समृद्धि से आशय किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि एकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 70 के दशक तक आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, किंतु उसके बाद आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के भाग के रूप में देखी जाती है। आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि में केवल आर्थिक चर शामिल होते हैं, अतः आर्थिक समृद्धि एक आयामी है तथा मापनीय है, जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी है जिनकी सटीक माप नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संघवाद विविधताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है। दूसरा है, संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक को। संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों का सीमित करता है, संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। आंसर है सी 1 2 3 तीनों। संघवाद का मूल सिद्धांत एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या करता है और इस प्रकार परिस्थितिजन्य कारकों और ताकतों के संदर्भ में संघवाद को परिभाषित करने का प्रयास करता है। संघवाद के सिद्धांत के अनुसार संघवाद की विशेषताएं। पहला है, संघवाद संस्कृति में मतभेद को वैध बनाने पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक समझ को प्रोत्साहित करता है। संघीय संविधान लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति आधारित, नस्लीय या धार्मिक को विशेष सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी देता है। संघवाद विशिष्ट समूहों के लिए शक्ति को सीमित करता है। नेक्स्ट है, वे जिस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं उसके संदर्भ में एक वस्तु पर लगाए गए टैरिफ को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सुरक्षात्मक टैरिफ और दूसरा है राजस्व टैरिफ। आंसर है ए दोनों। उद्देश्य के आधार पर टैरिफ को सुरक्षात्मक टैरिफ तथा राजस्व टैरिफ दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। टैरिफ एक सीमा शुल्क या कर है जो वस्तुओं, मर्केंडाइज गुड्स के आयात पर लगाया जाता है। जब टैरिफ आरोपित किया जाता है तो आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं और घरेलू मांग कम हो जाती है। वहीं टैरिफ से सरकार को कर के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वह सरकार के राजस्व को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? आंसर है बी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। बाकी सब तृतीय सेक्टर के हैं। भंडारण, स्टोरेज, बैंकिंग और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। किसी देश की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, वे सभी गतिविधियां जो कृषि क्रम से संबंधित हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन तथा उत्खनन को शामिल किया जाता है। दूसरा यानी द्वितीय क्षेत्र, वे गतिविधियां जिनके द्वारा उपयोगिता का सृजन होता है उन्हें द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, जैसे निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल तथा बिजली आपूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र,
यह वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, अतः इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं: व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा आदि, स्थावर संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने उपयोगों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है? आंसर है बी 4, 4। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है: M1, M2, M3, M4। मुद्रा आपूर्ति के 4 उपाय हैं। इनमें M1 मुद्रा की आपूर्ति सबसे तरल माप है, जबकि M4 सबसे कम तरल है। M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को वृहद मुद्रा कहा जाता है। तरलता के घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न उपायों की व्याख्या निम्नलिखित में से है: M1, जनता के पास मुद्रा, नोट एवं सिक्के प्लस मांग जमा प्लस RBI की अन्य जमाएं। M2 = M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाएं। M3 है M1 प्लस वाणिज्य बैंकों की शुद्ध अवधि जमाएं। M4 है M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमाएं, राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, लोकसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का उपयोग करके किए जाते हैं। दूसरा है, एक मतदाता के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है। तीसरा है, निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। आंसर है ए 1 और 2 दोनों सही है, ये तीसरा गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक पार्टी को वोटों के अनुपात के समान सीटों का अनुपात मिलता है। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वयस्क को वोट देने का अधिकार है, जो उसको जीवन भर रहता है। इसलिए मतदाता की कोई अधिकतम आयु नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण साधन बॉन्ड के संबंध में सही है? आंसर है सी 2 और 3, यानी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वे प्रतिभूतियां हैं जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं होती। और तीसरा है, बॉन्ड के मालिक कर्जदार होते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वे प्रतिभूतियां हैं जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं होती। बॉन्ड के मालिक जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं। बॉन्ड वितरण में अंतरिम तिथि शामिल होती है। जब ऋण का मूलधन बॉन्ड मालिक को भुगतान किया जाता है तो बॉन्ड वितरण में अंतिम तिथि शामिल होती है जब ऋण का मूलधन बॉन्ड मालिक को भुगतान किया जाना होता है, और आमतौर पर उधारकर्ता द्वारा किस किए परिवर्तन या गलत प्रिंट किया है, उधारकर्ता द्वारा परिवर्तन या निश्चित ब्याज भुगतान की शर्तें शामिल होती है। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवाद पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। और तीसरा है, 1957 के चुनाव में CPI संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। आंसर है डी 2 और 3 सही है, पहला गलत है। इसका 1930 में स्थापना नहीं हुई थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। यह मार्क्सवाद से प्रेरित थी। यह भारतीय साम्यवादी पार्टी 1957 के चुनाव में संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। 1925 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो। आंसर है ए 35। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिला देता है। दूसरा है, यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा किए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। आंसर है ए 1 और 2 बोथ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र
प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत लोकतांत्रिक निर्णय लेने में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी का एक रूप है। यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटा देता है। यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। यह नागरिक द्वारा अधिक सहयोग की ओर ले जाता है क्योंकि लोग अपने द्वारा बनाए गए कानून का खुशी खुशी पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो आंसर है बी 86। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके कार्यान्वयन के लिए संसद ने 2009 में बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? आंसर है डी, कर्नाटक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त होता है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय हेतु समान मात्रा में धन आवंटित किया जाएगा और सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में इस क्षेत्र के लोगों को समान अवसर तथा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को डैश में समाप्त कर दिया। आंसर है ए, 2008 में। 24 अप्रैल 2006 को अंतिम चेतावनी के अंतिम दिन राजा को तीनों भागों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसपीए ने अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में गिरिजा प्रसाद कोइराला को चुना। पुनर्स्थापित संसद में राजा की अधिकांश शक्तियों को छीनते हुए कानूनों को पूरा किया और पारित किया। एसपीए और माओवादियों को समझ आ गया था कि नई संविधान सभा चुनाव कैसे होगा। 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत का कौन सा निलंबित कर दिया गया? भारत का कौन सा निलंबित कर दिया गया? भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण था? आंसर है सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। इस आंदोलन की शुरुआत मित्रा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के विशिष्ट मुद्दे से हुई थी। इसका उद्देश्य बांध को बनाने से रोकना था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है सी, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि जीएसपीएससी के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में सही है? आंसर है डी, ओनली वन। यानी विधानसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, यानी मिड टर्म इलेक्शन, मध्य अवधि मिड टर्म चुनाव। जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें मध्यावधि मिड टर्म चुनाव कहते हैं।
मध्यावधि चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा को उसकी सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची द्वारा कुछ अधिनियम और नियमों का सत्यापन प्रदान किया किया गया है? आंसर है डी, 9वीं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों और संविधान की 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। यह किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और सामान्य अमान्य होने से मान्यता प्रदान करती है। मौलिक अधिकारों से मान्यता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस अनुसूची को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। फिर से पढ़ दे रही हूँ। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची को कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। यह किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से मान्यता प्रदान करता है। अमान्य होने ये मान्यता प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों से मान्यता प्रदान करता है। पता नहीं क्या घटिया लाइन लिखी है। यह किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने पर मान्यता प्रदान करता है, मौलिक अधिकारों से भी मान्यता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक जांच से बचाने के लिए इस कानून को प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसने 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था? आंसर ए, राहुल द्रविड़। ये सब करंट अफेयर है। थार रेगिस्तान के छोटे हिस्से निम्नलिखित 3 भारतीय राज्यों में फैले हैं, विषम चुने। आंसर है बी, महाराष्ट्र। यानी थार मरुस्थल पंजाब, हरियाणा, गुजरात में फैला है। थार मरुस्थल रेगिस्तान, जो महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है, इसका विस्तार 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। भारत में इस मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व थार के मरुस्थल में है, अतः प्रश्नगत विकल्पों में महाराष्ट्र विषम है। नेक्स्ट है, डैश मृदा संरक्षण की विधि है? आंसर है डी, वात रोधक लगाना, विंड ब्रेक लगाना। मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, बल्कि उनमें सुधार की भी कोशिश की जाती है। वात रोधक मृदा क्षरण का जैविक उपाय है जिसमें झाड़ियाँ और पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मेड़बंदी, समोच्च रेखी कृषि, पट्टीदार कृषि तथा कृषि वानिकी जैसे उपाय शामिल हैं। नेक्स्ट है, जंगली भैंसा का राज्य पशु है? डैश का राज्य पशु है? आंसर है सी, छत्तीसगढ़ का। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। राजकीय पशु और राज्य हैं, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़, जिंका हिरण तेलंगाना, कस्तूरी मृग उत्तराखंड और लाल पांडा सिक्किम। लाल पांडा सिक्किम का है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड, जिंका हिरण तेलंगाना और जंगली भैंसा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है? आंसर है डी, आइसक्रीम बनना। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे चीनी का पानी में घुलना, कांच का टूटना, आइसक्रीम बनना, पानी का जमना आदि। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं? आंसर है बी, अनुच्छेद 105। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। इस तरह ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद में सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इन विशेषाधिकारों का मुख्य मकसद संसद और उसके सदस्यों के पद की सर्वोच्चता को बरकरार रखना है। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका निकाली थी? आंसर है बी, राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया।
उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। धन निष्कासन या संपत्ति के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने तथा तहजीब उल अखलाक पत्रिका की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है? तो 324। आंसर है ए। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है? आंसर है डी, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक एडीबी का क्षेत्रीय विकास बैंक है। बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट तथा वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेषित धन विधेयक को किस अवधि के अंदर लोकसभा में वापस करना आवश्यक होता है? तो 14 दिन। आंसर है डी, 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित माना जाता है। नेक्स्ट है, सक्संबंध पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। विषम चुने। आंसर है सी, जो विषम है यानी ऑड है। तो शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाए जाने के लिए, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। कि भारत का राजपत्र, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को शक पंचाग को ग्रेनियर कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचाग के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अपनाया गया। भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाएं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है सी, सैमसंग। आंसर है सी, सैमसंग। सैमसंग ने जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, मीटर यानी लंबाई की इकाई के नई और उप गुणकों को उनके यूनिट मूल्य के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है बी, TPMFD। टी है हेक्टोमीटर, पी है डेकामीटर, एम है डेसीमीटर, एफ है मिलीमीटर और डी है माइक्रोमीटर। मीटर की लंबाई की इकाई के उपगुणों के यूनिट मूल्य का अवरोही क्रम। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, महासागरों पर नौकायान करते हुए देशांतर मापने के लिए समुद्री कालक्रम का आविष्कार किसने किया था? आंसर है बी, जॉन हैरिसन ने। जॉन हैरिसन ब्रिटेन के निवासी थे जो बढ़ई और घड़ी बनाने का काम करते थे। इन्होंने 1761 में क्रोनोमीटर का आविष्कार किया, जिसका उपयोग देशांतर मापने में होता है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन डैश के लिए जिम्मेदार था। आंसर है बी, काकोरी षड्यंत्र। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में HRA भी कहा जाता है, इसके द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस केस के
अंतर्गत गिरफ्तार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है, लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही हैं, गलत कथन का पता लगाइए। आंसर है सी जो गलत है। सदन की बैठक के दौरान यह नहीं हो सकता। सत्रावसान सदन की बैठक के दौरान नहीं हो सकता, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं कि इसका अर्थ है लोकसभा का सत्र समाप्त करना, केवल राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी कर सकता है। आमतौर पर यह सदन के अनिश्चित समय के लिए स्थगन का पालन करता है। लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्न बातें हैं। यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त कर सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह किसी भी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नोटिस देना पड़ता है। सत्रावसान सदन की बैठक के दौरान ही होता है। सत्रावसान सदन की बैठक के दौरान ही होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत हो गया, अतः विकल्प सी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य हैं, विषम को चुनें। आंसर है बी, उपभोक्ता उत्पादों का विपणन। ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं कि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, मानक तैयार करना, उत्पादन प्रमाणन। भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य हैं, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, मानक तैयार करना, उत्पादन प्रमाणन। भारतीय मानक ब्यूरो BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह उपभोक्ता उत्पादों के विपणन का कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के UA प्रमाणन का अर्थ है। आंसर है सी, प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, इस चेतावनी के साथ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विवेक आवश्यक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के UA प्रमाण पत्र के अंतर्गत आने वाली फिल्म 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चेतावनी देती है। अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो वो अपने माता पिता के मार्गदर्शन में ही फिल्म देखे। यह सर्टिफिकेट ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जो इस प्रकार की ऑडियंस को दिखाए जाने के लिए ठीक है। ए सर्टिफिकेट, इस तरह की फिल्में सिर्फ वयस्कों को दिखाई जा सकती हैं, और एस सर्टिफिकेट, इस तरह की सर्टिफिकेट स्पेशल ऑडियंस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमसन अल्वा एडिशन के थे। आंसर है बी, यूएस के। विद्युत प्रकाश बल्ब का आविष्कार थॉमसन अल्वा एडिशन ने 1878 में किया था। ये मूल रूप से अमेरिका के निवासी थे। जनरल इंग्लिश पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिस एक्सक्यूज्ड हर डैश कमिंग टू वर्क। आंसर है बी, फ्रॉम। द ऑफिस एक्सक्यूज्ड हर फ्रॉम कमिंग टू वर्क। उपरोक्त वाक्य रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा, क्योंकि एक्यूज फ्रॉम समथिंग का प्रयोग के साथ होता है। द ऑफिस एक्यूज्ड हर फ्रॉम कमिंग टू वर्क। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सर्शन। एक्सर्शन का सेम वर्ड पूछा है, सिनोनिम। आंसर है सी, एफर्ट। एक्सर्शन है परिश्रम, तनाव, इसका मतलब, और सिनोनिम एफर्ट का है श्रम और प्रयास। एक्लेम का है प्रशंसा, चेकअप का है परीक्षण, और डेविएशन का है विचलन या झुकाव। अरेंज पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। कौन सा सही है? आंसर है डी, 1 2 4 3। यानी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट काउंट, काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ 2413 राइनोस, यानी 2413 राइनोस, एंड दिस ईयर सो फार एटलीस्ट 5 हैव फॉलन टू पोचर्स। उपरोक्त पाठ में सेंटेंस के भाव के अनुसार इसका उपयुक्त क्रम 1 2 4 3 होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिगिन। आंसर है सी, मैलिग्नेंट। बिगिनिंग सौम्य या अच्छा होता है। बैनिंग मतलब होता है सौम्य अच्छा, और मैलिजेंट होता है सख्त और घातक। अन्य विकल्प, एंटोनिम होता है मतलब विलोम शब्द, हार्मलेस अहिंसक, केयरिंग देखभाल, जेनरस उदार। तो बैनिंग मतलब होता है सौम्य अच्छा, तो मैलिजेंट होता है सख्त और घातक। नेक्स्ट है, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना है। ही वॉज इंजर्ड डैश
द लेफ्ट आर्म डैश द एक्सीडेंट। आंसर है बी, इन। ही वॉज इंजर्ड इन द लेफ्ट आर्म इन द एक्सीडेंट। उपरोक्त वाक्य भाव के अनुसार रिक्त स्थानों में क्रमशः इन का प्रयोग होगा क्योंकि ये वाक्य के लिए उपयुक्त अर्थ देते हैं। ही वॉज इंजर्ड इन द लेफ्ट आर्म इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है, फिर ब्लैंक्स है। आंसर है डी, हैज, had not eaten. If she had not eaten so much last night, she would not have been so sick. उपरोक्त वाक्य रिक्त स्थान में हैड नॉट ईटन का प्रयोग होगा क्योंकि इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाली क्लाउज को पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरी क्लाउज को सब प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। करेक्ट सेंटेंस है, इफ़ शी हैड नॉट ईटन सो मच लास्ट नाइट शी वुड नॉट हैव बीन सो सिक। नेक्स्ट है, हर्टली का सिनोनिम क्या है? हर्टली का सिनोनिम क्या है? आंसर है डी, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली, हर्टली है हार्दिक रूप से और अर्नेस्टली है आग्रहपूर्वक। हार्शली का है कठोरता से, अफेक्शनेटली का है प्रेम से और कैल कॉलियस का है संवेदनशील ढंग से। नेक्स्ट है, in the following sentence, four word phrase have been underlined. One of them is incorrect. Choose the incorrect word or phrase from the given option. Traffic policemen often stand in shade after a red light to stop and find the motorcyclist which jumped the red light. Answer है B. Which jumped, ये गलत है, बाकी सही है। उपरोक्त वाक्य में अंडरलाइन पार्ट विच जम्प इसके स्थान पर हु जम्प्ड का प्रयोग होगा। हु जंप का प्रयोग होगा। लिविंग सब्जेक्ट के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जबकि नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए विच का प्रयोग होगा। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफन स्टैंड इन शेड आफ्टर अ रेड लाइट टू स्टॉप एंड फाइंड द मोटरसाइकिल हु जम्प द रेड लाइट। ओके, नेक्स्ट है, आव्या इज ओनली अ 6 year old डैश शी प्ले चेस लाइक एन एडल्ट। आंसर है बी, बट। आव्या इज ओनली अ 6 year old बट शी प्ले चेस लाइक एन एडल्ट। उपरोक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान में बट का बट मतलब लेकिन का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त दोनों क्लाउज और कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है। आव्या इज ओनली 6 year old बट शी प्लेज चेस लाइक एन एडल्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आंसर है बी, कवरिंग। कवरिंग कवरिंग फूड विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में कवरिंग यानी ढकना का प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि यह वाक्य के भाव के अनुसार उपयुक्त है, अर्थ देता है। अन्य विकल्पों के अर्थ भिन्न है। अटेंडिंग उपस्थित होना, शटिंग बंद करना, हाइडिंग छिपाना। यानी कवरिंग फूड विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज। नेक्स्ट है, हैक्टिक का एंटोनिम क्या है? विलोम शब्द। हैक्टिंग का है बी, रिलैक्सिंग। हैक्टिक होता है उत्तेजित या व्यस्त और रिलैक्सिंग क्या है? आराम। तो फ्रैंटिक का है उत्तेजित पागल और फेवरिश का है बेताब बेचैन। चाउटिक का है अराजक और अस्त व्यस्त। द फर्स्ट डैश टू यूज ड्रोन इन काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज मेड इन 2013। आंसर है डी, अटैम्प्ट। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू यूज ड्रोन इन काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज मेड इन 2013। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में अटैम्प्ट प्रयास का प्रयोग होगा क्योंकि यह वाक्य के भाव के अनुसार उपयुक्त अर्थ देता है। अन्य विकल्पों के अर्थ भिन्न है, यानी अटैक आक्रमण, शॉट गोली चलाना, चैलेंज चुनौती। शी स्टार्ट कुकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग डैश food the food would be ready before the guest arrived। आंसर है ए, so that she start cooking early in the morning so that the food would be ready before the guest arrived। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर सो दैट यानी ताकि का प्रयोग होगा क्योंकि उपरोक्त सेंटेंस कंडीशन है, अन्य कंडीशनल है। अन्य विकल्पों का भिन्न अर्थ है, वेदर की, क्या आदि, इवन इफ यद्यपि, इन केस अगर। नेक्स्ट है, व्हेन द विंड डैश फ्रॉम द हिल इट यूजुअली ब्रिंग रेन विद इट। आंसर है बी, ब्लोज। व्हेन द विंड ब्लो फ्रॉम हिल्स
It usually bring rain with it. ब्लोस का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य की दूसरी क्लाउज में वर्ब प्लस एस ब्रिंग के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. करेक्ट सेंटेंस व्हेन द विंड ब्लोज फ्रॉम द हिल्स इट यूजुअली ब्रिंग्स रेन विद इट. नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल. आंसर है सी जो सही है. माई मदर गेव मी अ बुक ऑन माई बर्थडे. उपरोक्त विकल्प में विकल्प सी में दिया गया वाक्य शुद्ध है क्योंकि इसमें पास्ट इंडिफिनिट का करेक्ट स्ट्रक्चर प्रयुक्त हुआ है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. माई मदर गेव मी ए बुक ऑन माई बर्थडे. कंप्रीहेंशन है अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आर्क डेक बार capsized near Bandra Worli Sea Link on a Friday afternoon. As many as 15 workers who were on a board the floated were rescued by the police. The flotil was hosting its last event before monsoon. Around 1:30 p.m. after we learnt about the floated capsizing of the BWSL, a team was sent. The ship owner informed us that because of gusty wind, the Fostel swung and hit a rock. Due to the impact of the boat hull, it developed a hole through which water started seeping in. The crew was rescued, and within a few hours, the boat capsized, said a senior officer from the Mumbai police who spoke on the condition of anonymity. The crew, which had been cleaning up after the boat final sailing for the current season, had tried until 5:30 बजे to mend the hole in the vessel dangerously. The crew decided to evacuate and were taken off the vessel by a patrolling Mumbai police boat. BMC Disaster Control Room had said that it received a call from the police at 7 p.m. regarding the capsizing and the rescue of 15 people. Two fire engine and ambulance and a fire bridges watercraft were deployed to assist in the rescue operation. The BMC said earlier on a Friday, Arc Deck Bar had tweeted, "Experience the color of a sunset, chilled beat, and ocean wave make the perfect ending of our last evening. We will be back by the end of the September. Till then, stay tuned." Maharashtra government has been promoting Fossil as a part of their main attraction of coastline for coastline tourists. Currently, three flotil are operational near Bandra Worli Sea Linked and two are proposed near the Gateway of India post monsoon. Secretary Mumbai BJP Vivekanand Gupta had tweeted tweeted twice in the last 6 months alleging alleging that the floatstal owner has had been operating it without any requisite permission. Having alleged मतलब नाम लगाना. Having attacked the BMC, the state government and the Indian Navy in his post, Gupta claimed that the authority had turned a blind eye toward his claim. It was Finnish. It was Finnish fishing. It was fishing trawler illegally converted into a party yacht ivory operated by Ocean Blue at Gateway of India. It later shifted to BWSL after it was renamed as a Arc Deck Bar, Gupta claimed. पहला क्वेश्चन है द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज दैट. आंसर है बी. A floatel capsized near Bandra Worli Sea linked and 15 on board were rescued. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट. आंसर है ए. द बोट स्विंग एंड हिट अ रॉक. नेक्स्ट है व्हाट वाज द रीजन फॉर द फ्लोटेल टू हिट द रॉक. आंसर है बी. अ गस्टी विंड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. आंसर है डी जो सही नहीं है कि BMC डिजास्टर कंट्रोल रूम रिसीव्ड अ कॉल अबाउट अ कैप्सीजिंग ऑफ अ बोट एट 5:30 p.m. ये सही नहीं है. बाकी सही है कि बिफोर ऑपरेटिंग एज द फ्लोटिल द आर्क डेक बार वॉज अ फिशिंग ट्रॉवलर एंड पार्टी yacht ever. Maharashtra government has been promoting
Fotel as one of the main attraction for coastline tourism. BMC destroyed two fire engine, an ambulance, and a fire bridges watercraft to assist in the rescue operation. Next, match the word with their meanings. आंसर है ए 2314। टू है यानी एनोमिटी का है ऑब्सिक्योरिटी, और थ्री का इवैक्यूएट का है अबेंडन, और रिक्विजिट का है नेसेसरी। एनोमिटी का है यानी गुमनामी का है ऑब्सिक्योरिटी अंधकार, गुमनामी का है अंधकार, और इवैक्यूएट का है छोड़ देना का है अबेंडन त्यागना, और रिक्विजिट का है अपेक्षित का है नेसेसरी आवश्यक। नेक्स्ट है हिंदी। पहला पैसेज है, समकालीन साहित्य को शुक्ल जी देखने परखने के बाद ही स्वीकार करते थे। समकालीन काव्यधारा में श्रीधर पाठक द्वारा परिवर्तित स्वच्छंदवाद को हिंदी का अपना बनाया हुआ मार्ग समझते थे। छायावाद को वे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति और चित्रात्मक भाषा शैली तथा लक्षणों का प्रगल्भ विकास मानते थे। छायाविद प्रबंध काव्यों के द्वारा उनकी भावभूमि विस्तार का स्वागत करते थे। छायाविद कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। वे यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। अपने लेखन में उन्होंने समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वास परक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में उल्लिखित स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं। आंसर है डी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक गद्यांश के अनुसार शुक्ल जी किस साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। आंसर है बी यूरोपियन साहित्य। चित्रात्मक भाषा शैली का संबंध किससे है, तो छायावाद से। छायावादी कवियों में शुक्ल जी को कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। आंसर है ए सुमित्रा नंदन पंत। शुक्ल जी छायावाद को किसकी कविताओं के अनुकरण प्रवृत्ति का विकास मानते थे, तो बी रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। आंसर है डी सिलाना। सिलाना प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है, जैसे गिरना से गिरवाना। नेक्स्ट है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ वाक्य में अशुद्ध है। आंसर है बी कर देता हूँ, कर लेता हूँ होगा ना शायद। नीचे दिए गए विकल्प में मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ वाक्य में अशुद्ध अंश कर देता हूँ इसके स्थान पर करता हूँ प्रयुक्त होगा। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ठीक। परोक्ष में कौन सा समास है। परोक्ष में कौन सा समास है। आंसर बी अव्ययी भाव। परोक्ष में अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवध होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, अंजाम आदि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आंसर है सी हस्ती। हस्ती तत्सम है, बाकी हाथ, हल्दी, हाथी सब तद्भव है। से हल्दी का हरिद्रा होगा, हाथ का हस्त होगा, हाथी का हस्ती होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, हस्ती हाथी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो अनार पुल्लिंग शब्द है। अनार जो फल है वो पुल्लिंग है, वरना सब स्त्रीलिंग है। अवज्ञा, अपेक्षा, अहिंसा। अनार शब्द उपरोक्त विकल्पों में पुल्लिंग है, शेष सभी विकल्प स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, कटहल, अमरूद, नींबू, सेब, अखरोट आदि, जबकि लीची, नाशपाती, नारंगी स्त्रीलिंग है। आम, कटहल, अमरूद, नींबू, सेब, अखरोट ये पुल्लिंग है। लीची, नाशपाती, नारंगी स्त्रीलिंग है। गदहा का पर्यायवाची है। गदहा का पर्यायवाची है। आंसर होगा ए टू नहीं सी। आंसर है सी वैशाख नंदन। गदहा है वैशाख नंदन। नीचे दिए गए विकल्प में गदहा का पर्यायवाची शब्द वैशाख नंदन होता है। शेष विकल्पों के पर्यायवाची शब्द निम्न है। तुरंग, घोड़ा, अश्व, है, घोटक आदि। तुरंग होता है घोड़ा, अश्व, है, घोटक आदि। उद्दक होता है पानी, नीर, जल, अम्बु, अब, आव, पय आदि।
हल्का का विलोम होता है भारी। आंसर है बी भारी। नीचे दिए गए विकल्प में हल्का शब्द का विलोम भारी होता है। शेष विकल्पों के विलोम शब्द निम्न हैं। शब्द है और विलोम है: गंभीर, वाचाल, ओछा, शून्य, अनंत, मजबूत, कमजोर। दुरुपयोग का संधि विच्छेद है। आंसर है सी, दुह प्लस उपयोग। दुह प्लस उपयोग। दुरुपयोग का संधि विच्छेद दुह प्लस उपयोग होता है। नियम: यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे नीह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस गंध दुर्गंध, दुह प्लस आत्मा दुरात्मा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आंसर है सी, सामुद्रिक। सामुद्रिक। मात्रा पे ध्यान देना, सामुद्रिक शब्द उपरोक्त में से सही है। नेक्स्ट है, निम्न में भाववाचक संख्या कौन सी है? आंसर है डी, लकड़, लड़कपन। लड़कपन। लड़कपन उपरोक्त में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर ए, सीधा। सीधा तद्भव है। श्रृंखला, शिक्षा और शिष्य तत्सम है। सिद्ध है सीधा, श्रृंखला है साकल, शिक्षा है सीख, शिष्य है शिष्य। तार्किक में प्रत्यय है। तार्किक में प्रत्यय है। आंसर है ए, इक। तार्किक में प्रत्यय है इक। तार्किक शब्द में इक प्रत्यय है। प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है संज्ञा सर्वनाम और विश्लेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तर्क से तार्किक, वर्ष से वार्षिक आदि। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है? आंसर है ए, तब। तब शब्द उपरोक्त विकल्पों में अव्यय है। तब समयबोधक अव्यय का प्रकार है। जैसे कब, जब, पहले, आज, कल, तुरंत आदि। नेक्स्ट है, सर्वधारण। सर्वसाधारण से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। आंसर है ए, सार्वजनिक। सर्वधारण से साधारण से संबंधित के लिए एक शब्द सार्वजनिक होता है। नेक्स्ट है, अनुशीलन में उपसर्ग है। अनु। आंसर है ए, अनु। अनुशीलन में अनु उपसर्ग है। उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि से जुड़कर उसके अर्थ में विशेष या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुकूल, अनुशील है।